सच बताऊं 30 साल पहले जो शादियां होती थी जी। तो हम लोग को पढ़ाई बहुत इंटरेस्ट नहीं था मेरा पढ़ाई में लेकिन एडवोकेट में बनना चाहती थी। ओके। ऑफिसर बनने के बारे में मैंने नहीं सोचा था लेकिन शादी मैं भी करना चाहती थी। तो जिस हिसाब से मैंने आपके गाने सुने हैं तो क्या आप राजस्थान से भी थोड़ा कनेक्टेड हैं? ऑफ कोर्स मैं मीना हूँ तो राजस्थानी हूँ तो ब्लड तो राजस्थानी है ही है। शादी भी मेरी चित्तौड़गढ़ में ही हुई थी तो एक कनेक्शन हमेशा से राजस्थान से बना ही रहा, दिल्ली में रहते हुए भी। लड़कियों को भी अगर हम सक्षम बनाएंगे पढ़ाएंगे तो लड़का लड़की में कोई फ़र्क होता नहीं है, तो इस फ़र्क को मिटाने का काम भी हमारा खुद का ही होता है। प्लीज़ आप लड़के के लिए बहू को परेशान ना करें। लड़कियां भी आपको वही सुख देंगी, बेटियां भी आपको वही सुख देंगी जो एक बेटा देगा। तो दोनों में फ़र्क नहीं है। छोरियां छोरों से कम है। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? आईपीएस की वाइफ होने के बाद भी सिंगर, एडवोकेट, लेक्चरर, ये सब आप क्यों? आपको एक पल को नहीं ख्याल है यार मुझे इन सब की क्या ज़रूरत है, मैं तो आईपीएस की वाइफ हूँ? हाँ, क्योंकि मैं वाइफ बन के नहीं जीना चाहती थी सिर्फ। अपनी ग्रोथ भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। आप प्लीज 2 लाइनें ही सही हमारे ऑडियंस को सुनाइए। सजना वे सजना रुलाया ना कर, छेती छेती मिल जा, छेती घर आ जा सोनिया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने आप में एक मिसाल है। इन्होंने ना सिर्फ कानून की दुनिया में कदम रखा बल्कि संगीत से सुरों से दिलों पर भी राज किया है। ये एक एडवोकेट भी हैं, सिंगर भी है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी शिक्षा से सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा है। एलएलएम, एलएलबी, पीएचडी की यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भी पढ़ा है। इन्होंने ये साबित कर दिया इन सबसे कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ये कानून, संगीत और शिक्षा तीनों में ही बेहतरीन उदाहरण है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ आज की खास मेहमान कंचन मीना जी। ये हमारे साथ मौजूद हैं, आज अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगी। नमस्कार कंचन मीना जी। नमस्ते। आपका हमारे न्यूज़ 7 मीडिया के पॉडकास्ट शो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो कंचन मीना जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि ऐसे इतने सारे तीनों प्रोफेशन में आपने कैसे कमाल किया है? मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में ही मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ी हूँ और डीयू की स्टूडेंट रही हूँ। वहीं से कमला नेहरू कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन किया था। एलएलबी मैं ले चुकी थी एडमिशन, लेकिन क्योंकि तब शादियाँ जल्दी होती थी तो मेरी भी शादी हो गई। फिर लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो गई। एज इन यूपी में आ गए हम लोग, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कैडर यूपी है, आईपीएस ऑफिसर है। ट्रेनिंग में भी मैं हैदराबाद में रही हूँ। और उसके बाद लगा कि नहीं यार, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। तो जब फैमिली से हम लोग थोड़ा सा फ्री हुए कि हाँ चलो बच्चे हैं, तब मुझे लगा नहीं पढ़ाई वापस करनी है। सोचा तो यूपी में भी था पर डीयू का एक क्रेज़ अलग था, तो मुझे वापस वहीं जाके एडमिशन लेना था। तो फाइनली मैं वापस दिल्ली गई और वहाँ जाके मैंने दोबारा से डीयू से एलएलबी एलएलएम अपना किया। और सोचा था तब प्रैक्टिस करेंगे। हमने यूकॉल बहुत अच्छी फर्म भी ज्वाइन की थी, साल भर मैंने किया भी वहाँ पे, बहुत इन्जॉय भी किया। हर ईच एंड एवरी कोर्ट मैंने देखा हुआ है एंड इंटरेस्टिंग भी है। लॉ का तो फील्ड ही डायनेमिक है क्योंकि उसके बाद एलएलएम फिर भी मुझे करना था। पता नहीं पढ़ाई से क्या एक अलग ही झुकाव था कि नहीं पढ़ते रहेंगे। तो एलएलएम मैंने फिर डीयू से एलएलएम किया और उसके बाद क्योंकि हस्बैंड पोस्टेड इधर थे तो मुझे लगा अब नोएडा से एक बार वापस हम लोग हस्बैंड जहाँ पोस्टेड है वहाँ रहे, तो मैं इलाहाबाद आ गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ दिन किया मैंने प्रैक्टिस। फिर नेट क्वालिफाई होके मैंने कॉलेज में पढ़ाया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 5 इयर्स। एलएलबी वाले कोर्स में मैंने एज एन गेस्ट फैकल्टी पढ़ाया और इसी बीच में मैं रिसर्च स्कॉलर हो गई और पीएचडी किया और अभी जस्ट मैंने अपनी थीसिस सबमिट की है फाइनली। अच्छा, तो ये सब तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा। प्लीज़ हमें अपनी फैमिली के बारे में हमारी ऑडियंस के साथ जो जर्नी है या जो चीज़ें हैं उनको शेयर कीजिए। मेरे हस्बैंड क्योंकि आईपीएस ऑफिसर है, पुलिस में है। ओके। और मेरे 3 डॉटर्स हैं जो अभी एजुकेशनली दिल्ली से ही उन्होंने पूरा एजुकेशन किया है और वो अपनी अपनी फील्ड में डॉक्टर है। एक अभी साइको ऑनर्स किया है तो वो साइकोलॉजी में है। वो अभी प्रैक्टिस तो नहीं करती है लेकिन अभी सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो अभी एजुकेशन चल रही है। छोटी वाली डॉटर की चल ही रही है। तो जिस हिसाब से मैंने आपके गाने सुने हैं तो क्या आप राजस्थान से भी थोड़ा कनेक्टेड हैं? ऑफ कोर्स मैं मीना हूँ तो राजस्थानी हूँ तो ब्लड तो राजस्थानी है ही है। शादी भी मेरी चित्तौड़गढ़ में ही हुई थी। Okay. तो एक कनेक्शन हमेशा से राजस्थान से बना ही रहा, दिल्ली में रहते हुए भी। आपने वो जो एक शब्द का जिक्र किया मीना,
ये जो कम्युनिटी होती है मीना, जितना मैंने सुना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मेहनती होती है। मुझे आप इस कम्युनिटी के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई इस कम्युनिटी पर ज़िक्र करता है, लेकिन ज़िक्र होना चाहिए। प्लीज़ आप बताइए ये मीना कम्युनिटी के बारे में। मीना कम्युनिटी अब तो बहुत लोग, सभी ज़्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ये लोग आते हैं, क्योंकि ट्राइब्स हैं राजस्थान की, और बहुत मेहनत करते हैं, मेहनती तो हैं ही हैं। हर क्षेत्र में इन्होंने, पूरे देश में हर जगह हर फील्ड में आपको अब तो मिलते ही हैं जॉब की वजह से, और विदेशों में भी। ओके। तो अब निकल चुकी है बाहर। हम लोग भी, जैसे हमारे भी पापा राजस्थान से बाहर आ गए थे, तो दिल्ली में रहे हम लोग। पॉलिटिकली भी देखा जाए और सर्विस सेक्टर में भी देखा जाए, बट ये है कि क्रिएटिव फील्ड में मैं अब देख रही हूँ कि काफ़ी लोग मेरा कम्युनिटी से बाहर आ चुके हैं। और प्लीज़ मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि उनको सर्विस की तरफ झुकाव हो तो ठीक है, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी अगर वो किसी फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं और सक्षम हैं, तो उनको ना रोके जाने से, उनको बढ़ावा दे। दोनों तरफ ही रिस्पेक्ट होती है, दोनों तरफ ही हर चीज़ होती है। तो ये मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स उनको मौका दे कि वो दूसरी फील्ड में भी जा सके, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जाने के लिए ज़्यादा बढ़ावा देती है ये कम्युनिटी। ओके, हाँ, मैंने सुना है कि ये जो कम्युनिटी है फीमेल्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देती है, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। आगे ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरा ये मानना है कि विचारों की आज़ादी ज़रूर मिलनी चाहिए समाज में, वो हमारी कम्युनिटी को है। ओके। और इम्पोर्टेंस की जाती है उनकी। अगर मैं एक सिंगर हूँ, तो मुझे पूरी तरह से मेरी सोसाइटी एक्सेप्ट भी करती है और बढ़ावा भी देती है। बहुत अच्छी तो चीज़ है ये मुझे लगता है कि हर कम्युनिटी में होना नहीं चाहिए। होता, मुझे लगता है कि होता भी नहीं है हर कम्युनिटी में, जो आप इस मीना कम्युनिटी में बता रही हैं। हाँ, हमारे यहाँ अगर टैलेंट है और अगर आप आगे बढ़ रहे हो और दुनिया में आप नाम कमा रहे हो, तो वो ज़रूर आपको बढ़ावा भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। ग्रेट। अच्छा, इस चीज़ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि आपने बात की राजस्थान की, कि खून है आपका राजस्थान से जुड़ा हुआ, और इस बीच आपने ये भी बात की कि आपकी 3 डॉटर्स हैं जो अलग-अलग किसी न किसी फील्ड पे काम कर रही हैं। तो वहाँ पर जितना मैंने देखा है कि राजस्थान में लड़कियों को उतना कहते हैं कि लड़की क्यों हो गई, लड़का होना चाहिए था। क्या आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे विचारों से ही होता है। हमारी एजुकेटेड जब हम होते हैं, तो हम समझते हैं कि लड़कियों को भी अगर हम सक्षम बनाएंगे, पढ़ाएंगे, तो लड़का लड़की में कोई फ़र्क होता नहीं है। तो इस फ़र्क को मिटाने का काम भी हमारा खुद का ही होता है। बिल्कुल। तो ये मैंने कोशिश की है। अपने बच्चों को मैंने कभी भी भेदभाव कि लोगों को भी नहीं करने दिया है। ये पहला काम हमारा होना चाहिए पेरेंट्स का, कि लोगों को भी नहीं करने दिया जाए। लड़की लड़के में कोई भेदभाव होता नहीं है। आज की डेट में तो हम पहले अब तो मुझे लोग खुद कहते हैं कि आप लकी हो कि आपकी डॉटर्स हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर, मुझे तो 25 साल पहले भी पता था, तो मुझे तब भी कभी अफसोस नहीं था। और जो बच्चे आजकल जा रहे हैं, या आप जितने भी राजस्थान में लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लड़के के लिए बहू को परेशान ना करें। लड़कियां भी आपको वही सुख देंगी, बेटियां भी आपको वही सुख देंगी जो एक बेटा देगा। वो तो कहते हैं दोनों ना में कोई कि फर्क नहीं हमारी है। छोरियां छोरों से कम है क्या? हमारी तो छोरियां छोरों से कम है क्या? बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन क्या राजस्थान में आज भी ये चीज़ है? आप मानती हैं इस चीज़ को? हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी कम्युनिटी में वंश को बढ़ाने के लिए उनको बेटा चाहिए, दिखावा करने के लिए बेटा चाहिए, दहेज लेने के लिए बेटा चाहिए। दहेज के बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरी शादी में भी नहीं दिया गया था, और मैं भी आगे अभी कोई सुन रहा है क्योंकि तीनों बेटियों की मेरी शादी होनी है, तो दहेज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये कुरीतियाँ समाज की, तो हमें इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं हूँ, और आप लोगों को भी, जितने लोग भी सिर्फ बात करते हैं, सच में भी उनको 1 रुपया लेके ही शादी करनी चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में कहा जाता है कि बहुत से हैं अधिकारी जो 1 रुपया लेके शादी करते हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने खुद अपनी बेटी को देके सब कुछ दे दिया, मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा पैसे की उसके आगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे लगता है मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, कि आप लाइफ को स्मूथली आगे जी सको और आप एक दूसरे को बढ़ावा दे के आगे बढ़ सको, वो सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो पैसे का रोल उसमें नहीं है, वैसे ही नहीं है। तो अच्छा, आपने बताया कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। तो जिस टाइम आपकी शादी हुई थी, क्योंकि आपके प्रोफ़ेशन भी चल रहे हैं, आप पढ़ाई में इतना ज़्यादा
मतलब आप पढ़ाई में इतना आगे बढ़ रही थी, आपको पढ़ाई में अलग-अलग प्रोफ़ेशन में जाने का इतना शौक था, तो जब आपकी शादी हुई तब आप एक हाउसवाइफ़ थी या फिर किसी प्रोफ़ेशन में थी? सच बताऊँ 30 साल पहले जो शादियाँ होती थी, जी। तो हम लोग को पढ़ाई बहुत इंटरेस्ट नहीं था मेरा पढ़ाई में, लेकिन एडवोकेट मैं बनना चाहती थी। ओके। ऑफिसर बनने के बारे में मैंने नहीं सोचा था, लेकिन शादी मैं भी करना चाहती थी। हाँ। वो कंडीशन उस वक़्त ऐसा किया जाता था कि लड़कियों का सबसे पहला काम है कि शादी जल्दी से हो अच्छा, जाए। आप उस दौर में थी जिस टाइम पे लड़कियाँ खुद शादी शर्मा जाती थी जैसे शादी के बाद घरवाले करते थे, लेकिन उस दौर में आप शादी करना चाहती थी। मतलब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे और सारी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी थी, तो हुँ। मुझे लगा था हमारे पेरेंट्स हमारी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। लव मैरिज मतलब हुई थी या अरेंज? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज थी, हस्बैंड ओके। की तरफ से लव हो सकती लव है। एट फर्स्ट साइट? ओके, हाँ, ओके, ओके, हस्बैंड ओके। की तरफ से ज़रूर मैं मानूँगी कि वो मुझसे शादी करना चाहते थे, क्योंकि मैं उस वक़्त इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहती थी, कि कुछ तो बनना चाहते हैं। ओके। लेकिन ये था कि हाँ, शादी करने का शौक था। तो सिंगिंग का आपके माइंड में कैसे आया कि अब मुझे सिंगिंग भी करनी है? मुझे लगता है ब्लड में, ये भी एक ब्लड में ही होता है म्यूज़िक। हुँ। तो बचपन से ही हम लोग स्कूल से ही स्टेज पे ही रही हूँ, कभी हुँ। लाइन में नहीं खड़े हुए हैं। हुँ। स्टेज पे जो प्रेयर होती है तो हम लोग 10 साल तक उसी स्टेज पे ही रहे हैं। हुँ। ग्रुप सॉन्ग्स में जाना तो ओके। बचपन से ही था, बट सीखा कभी नहीं था। हुँ। तो जो लर्निंग वाला प्रोसेस होता है वो मुझे यूपी में आके, प्रयागराज में आके मुझे वो सीखने का मौका 2000 के बाद मिला। मतलब बिना सीखे आप इतना ज़बरदस्त गाती हैं। तारीफ़ तो बनती है आपकी इस चीज़ में। तो आप सिंगिंग की अगर बात हो ही रही है, तो अगर 2 लाइन आपका एक रोमांटिक सॉन्ग था, उस पर हमारे ऑडियंस को सुना दें तो? मेरा जो पहला सॉन्ग है सजना वे सजना, वो भी आप प्लीज़, प्लीज़ सुनाइए उसको भी, क्योंकि आपका वो सॉन्ग बहुत ट्रेंड वायरल भी हुआ। जी न्यूज़ पे आपका वो गाना, जी म्यूज़िक पे आपका वो गाना चला था। हाँ जी। और वो मुझे लगता है वायरल भी हुआ क्योंकि उसमें मिलियंस में व्यूज़ गए थे। आप प्लीज़ वो गाना भी 2 लाइनें ही सही हमारे ऑडियंस को सुनाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। सजना वे सजना रुलाया ना कर, छेती छेती मिल जा, छेती घर आजा सोनिया, छेती घर आजा सोनिया, तैनू गल समझावा कैसे, दिल दी मैं पीर दा, छेती घर आजा सोनिया। बहुत बढ़िया मैम, Thank बहुत you. बढ़िया, थैंक यू। आपने यहाँ पे मेरे कहने पर हमारे ऑडियंस को वो गाना सुनाया। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ और निकल के आती है। आपने बोला कि आपके हस्बैंड आईपीएस ऑफिसर हैं। तो होता है ना कि उस टाइम की बात करो या अभी की, ज़्यादातर लेडीज़ भी सोचती हैं और लोग भी कहते हैं कि अरे आप तो आईपीएस की वाइफ़ हैं, आपको कुछ करने की क्या ज़रूरत है, आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आपको इतना आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है। और आईपीएस की वाइफ़ होने के बाद भी सिंगर, एडवोकेट, लेक्चरर, ये सब आप क्यों? आपको एक पल को नहीं ख़्याल आया अरे मुझे इन सब की क्या ज़रूरत है, मैं तो आईपीएस की वाइफ़ हूँ? हाँ, क्योंकि मैं वाइफ बन के नहीं जीना चाहती थी सिर्फ। ओके। अपनी ग्रोथ भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। एग्ज़ैक्टली। तो आप ग्रोथ जब ही होगा जब आप कुछ सीखोगे, करोगे। तो एजुकेशन से बढ़िया क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए दोबारा से एलएलबी जॉइन की, और पढ़ाई से ही आप सीखते जाते हो। और कभी काम करने के बारे में तो नहीं सोचा, पर एडवोकेसी करने का मुझे ज़रूर था, ऑल्दो मैंने वो भी नहीं किया बाद में। तो एडवोकेसी की बात करें तो आपने लेक्चर्स भी लिए, क्लासेस भी लिए हैं, पढ़ाया भी है? नहीं, एडवोकेसी तो लाइक मैंने प्रैक्टिस किया है एज एन एडवोकेट, क्योंकि मैं दिल्ली बार काउंसिल में एनरोल्ड हूँ आफ्टर एलएलबी 2011 के बाद। और फिर मुझे लगा नहीं, आप एजुकेशन में ही आगे जाना चाहिए मुझे, तो मैंने फिर एलएलएम किया। एलएलएम। एलएलएम करने के बाद कोर्ट तो मैं कर ही रही थी, फिर मैंने इलाहाबाद आने के बाद मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी किया, और नेट क्वालिफाई किया मैंने वाह। कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने एयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही 5 इयर्स बीएलएलबी कोर्स में मैंने इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया 1 साल। और पता नहीं भगवान ने बोला कि अभी तुम्हारी पढ़ाई की जर्नी नहीं फिनिश हुई है, तो ऐसे ही चलते फिरते मैंने रिसर्च पीएचडी का एंट्रेंस दिया था, और मैं वहाँ रिसर्च स्कॉलर एज एन एनरोल होगी 2019 में। तो पढ़ाई की जर्नी तो मुझे लगता है कि भगवान भी चाह रहा था कि पढ़ते जाओ आप, और काम तो मैंने पढ़ाया है। और चॉइस थी मेरे पास कि मैं म्यूज़िक की तरफ झुकाव था मेरा पहले से ही, सीख रही थी मैं लगातार।
उसकी भी संगीत में जाने की भी एक स्टोरी है मेरी कि एक एडवोकेट ने मुझसे कहा कि मैम आपके साथ स्टूडियो में गाना गाना है मुझे। उसने मुझे मैसेज किया एफबी पे। तो मैंने सोचा कि यार ये मुझे बोल रहा है कि आप मेरे साथ गाना गाना, और मैंने खुद तो स्टूडियो देखा नहीं है क्योंकि हम तो रॉ सिंगर्स थे, सीखते थे, लगातार सीखती थी मैं। हफ्ते में 2 क्लासेस मेरी होती ही होती थी, चाहे भजन सीख रही हूँ चाहे मैं सुगम संगीत सीख रही हूँ। तब मैंने जिससे मैं सीखती थी उससे बोला कि यार मेरे साथ कोई गाना गाना चाहता है, इधर वो एडवोकेट है। तो मैंने तो स्टूडियो ही नहीं देखा है। तो कह रहा क्या मैम मैं आपको लेके चलता हूँ। वैभव मिश्रा उसका नाम है, आज भी उसी के साथ शोज करती हूँ मैं। तो उसने बोला कि मैम मैं करता हूँ, लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा ऐसी जगह ले जाना जहाँ मुझे शर्म ना आए कि मैं पहली बार स्टूडियो जाऊँगी तो मुझे गाने में भी शर्म आएगी। तो बहुत यंग लड़का है वो, सरगम वैश्य, उसके पास लेके गया। उसी ने मेरा पहला गाना बनाया जो हमारा अल्ट्रा पे रिलीज हुआ था, पिया घर आयो। ओके, और पिया हम घर आयो। पिया घर आयो उसको 2 महीने तक हम लोग रिकॉर्ड करते रहे। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए ही गई थी, इंजॉय कर रहे थे हम और तब स्टूडियो आपने देखना। नहीं सोचा होगा कि वो मेरा एक स्टार्टिंग जर्नी होने वाला है और बिल्कुल आगे मुझे मैं सिंगर कोई की लाइन आइडिया में नहीं जाऊंगी। था। मेरे को सर ने एज एन गेस्ट फैकल्टी लिया नहीं वापस क्योंकि मैं पीएचडी एनरोल हो चुकी थी और 2 साल तक आपको एज अ स्टूडेंट रहना था, अलाउड ही नहीं था उस वक्त। तो मैं खाली भी हो चुकी थी। ओके। तो हमने सोचा चलो गाने ही रिकॉर्ड किए जाए। और 2-3 महीने बाद फिर वो लक देखे कि कोई मुझे मिला कि म्यूज़िक वीडियो मैं बनाता हूँ। और वो म्यूज़िक वीडियो हम लोगों ने दिल्ली में शूट किया। और उसके बाद हमारे स्कूल की एलुमनाई मीट में आईएनए कॉलोनी की 2019 के दिसंबर में स्कूल में हम लोगों ने वो लॉन्च किया था गाना। और मैं उसी दिन स्टार हो चुकी थी और मैं समझ गई थी कि ये फील्ड, इसी फील्ड के लिए मैं बनी हूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ वो। ये कहीं ना कहीं कनेक्शन था जो आपको वहाँ से जोड़ के सिंगर की जर्नी में लेकर के आया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने इस बीच जिक्र भी किया कि ऊपर वाले की मर्जी थी। तो अगर ऊपर वाले की मर्जी, भगवान का जिक्र करूं तो मैं देख रही हूँ कि आपने अपने फेस पे चंदन का टीका लगाया हुआ है। तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जा रही हैं सबके साथ में? लास्ट कुंभ जब 2019 था तब मुझे पता नहीं था कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है। और सोचिए कुंभ को मैंने इस सारे बार का कुंभ गई हैं आप? मैं इस बार कुंभ गई थी और अब मुझे लगता है कि हाँ मैं उस जर्नी में हूँ। ओके। और लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है, स्पिरिचुअल जर्नी एकदम अलग होती है। और आपकी आत्मा को भी भोजन चाहिए होता है। बिल्कुल। और हाँ वो भोजन अब मैंने देना शुरू किया है कि हाँ एक अपनी आत्मा की पुकार सुनना और सीधा गॉड से कनेक्ट होना, पर्सन के बजाय भगवान पे यकीन रखना। जो भी आपकी ज़िंदगी में घट रहा है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। बिल्कुल। तो अब मैं वो यकीन रखती हूँ। एक टाइम ऐसा भी आता है कि हमारे साथ भले सारे पेरेंट्स हो, फैमिलीज़ हो, फ्रेंड्स हो, बट एक मोमेंट ऐसा होता है हमें लगता है कि नहीं, हमें बस भगवान से कनेक्ट होना है। कहते हैं ना कि प्रेम हम सबसे पहले इंसानों से ही करते हैं और मोह माया से करते हैं, गृहस्थी से करते हैं, बच्चों से करते हैं। लेकिन वो प्रेम अगर भगवान से हो जाए तो उससे बड़ा प्रेम नहीं होता है। बिल्कुल। तो अगर वो मौका मिल रहा है और हम वो समझ पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। कि हम वो भगवान से जो प्रेम करते हैं उसको समझ पाएँ और उसको जी पाएँ। तो मुझे लगता है कि मैं उस तरफ जा रही हूँ और बहुत खुश हूँ। भगवान के प्रेम की बात अब जब आई है तो मुझे पता चला है कि आपका एक सॉन्ग आने वाला है राधा रानी पर। हाँ जी। प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी ऑडियंस को बताइए उस गाने के बारे में जो राधा के ऊपर है। अभी नया सॉन्ग मेरा अभी जस्ट ऑडियो अभी फिनिश होके आया है और हम लोग उसको सोच रहे हैं कि प्रयाग में उसको, अभी कुंभ मेला चल रहा था वहाँ शूट करेंगे 2-3 दिन का। वैभव ने इसको कंपोज किया है और पांचाल करके एक है उसने लिखा है जो इसको भक्ति वाले संगीत ही लिखते हैं। मेरे 2-3 भजन उन्होंने नहीं लिखे हैं। थोड़ा सा इसको सूफी अंदाज में हम लोगों ने बनाया है। मैं 2 लाइन ज़रूर हाँ इसे- ज़रूर, प्लीज़। तेरी दीवानी हूँ मैं तेरी दीवानी, तेरी दीवानी हूँ मैं तेरी दीवानी, तुझसे जुड़ी है कान्हा मेरी कहानी, तुझसे जुड़ी है कान्हा मेरी कहानी, तेरी दीवानी हूँ मैं तेरी दीवानी। तो आप लोग रेडी रहिए, बहुत जल्दी आपके सामने ये आने वाला है। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा रेडी हूँ। आप बस बता दीजिए कब आने वाला है, मैं अपने ऑडियंस को बता दें ताकि वो भी प्रिपेयर रहे कि नहीं इस टाइम पर, इस डेट पे हमें आपका वो गाना सुनना है। तो बस शूट हो जाए तो बिल्कुल। अच्छा, इस बीच में एक
आपकी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन निकल के आता है। हाँ जी। आपने बताया कि सर आपके हस्बैंड है आईपीएस ऑफिसर, आपके प्रोफेशन तो इतने सारे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। चलो सिंगर को ही ले लेते हैं, प्रोफेशन उठा लेते हैं अभी रिसेंट में जो चीज़ है। तो उनका प्रोफेशन अलग, आपका अलग, जस्ट अपोजिट। कैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए पर्सनल क्वालिटी टाइम निकालते हैं? मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं करती हैं आप कि अरे आपके पास वक्त नहीं, या आपके हस्बैंड आपसे कहते हो वक्त नहीं है? इस पर क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि फ्रीडम रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम बहुत लेट समझ पाते हैं। तो वो फ्रीडम और स्पेस देना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत आप कनेक्ट होने बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे से लगाव और एक प्रेम भाव रहना, उसके लिए साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम जो भी वो काम करते हैं, अगर वो बिज़ी रहते हैं या मैं काम करती हूँ बिज़ी रहती हूँ, तो जब हम दोनों को टाइम मिलता है तो हम लोग वो लड़ाई करने के बजाय वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो हम गुस्सा लोग तो आता होगा। वही करते हैं हम। गुस्सा नहीं आता? नहीं, क्योंकि दोनों बिजी रहते हैं। ओके, तो गुस्सा करने का टाइम भी नहीं मिलता है। करते हैं, गुस्सा क्यों नहीं करते? नॉर्मल हस्बैंड वाइफ है तो गुस्सा। वही। लड़ाई के बिना तो प्यार ही नहीं। कहा जाता ना कि जहाँ अगर लड़ाई हस्बैंड वाइफ नहीं, लड़ नहीं रहे हैं तो तो प्यार ही नहीं है। तो वो लड़ाई तो बहुत जरूरी है भाई। वो प्यार वाली लड़ाई है। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि पोजेसिवनेस होना, बिल्कुल। कि तुमने मुझे ये टाइम नहीं दिया, मैं कह रही हूँ मुझे टाइम नहीं दिया, वो तो लगातार चलता ही रहता है। वो तो चलता ही रहता और है। कहते भी एक टाइम आएगा जब हम अपने प्रोफेशन से फ्री होंगे तो एक दूसरे के लिए टाइम के अलावा फिर कुछ नहीं होगा। वो भी है, और मुझे लगता है कि वो स्पेस आपको बना के रखना चाहिए कि वो जब भी फ्री होके आए तो आप वो चीज़ उनको दे पाएं जो आप सीखते हो, उनको वो समझ सकते हैं, या उन्होंने जो सीखा है लाइफ में उससे मैं उनसे कुछ सीखूं। तो ये तो एक दूसरे से सीखने का काम भी तो है हमारा। अच्छा, जब बात यहाँ पर प्रोफेशन की ही चल रही है तो मैं इस प्रोफेशन के बीच में उन लेडीज़ की भी बात करना चाहूँगी जो हाउस वाइफ होती हैं। कहने को लोग कह देते हैं अरे ये तो सिर्फ हाउस वाइफ है, या हस्बैंड्स कह देते हैं अरे वो तो बस हाउस वाइफ है, क्या ही काम रहता होगा। क्या सच में हाउस वाइफ की कोई वैल्यू या कोई काम नहीं होता? मुझे लगता है कि हाउसवाइफ के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। आप 2 दिन उनको छुट्टी दे दो, फिर हस्बैंड्स को बोलो काम करे जाके, तो वो समझ आ जाएगा कि हाउसवाइफ का मतलब क्या है। कोई काम हाउसवाइफ तो आप भी जैसे हम लोग भी हैं, घर तो सबसे पहले ही रखना पड़ता है, घर के बिना नहीं चलता है। और हाउसवाइफ का तो सबसे बड़ा काम है, खाना का भी काम है। अगर खाना घर में अच्छा ना बने तो आपका मूड खराब हो जाएगा। तो हाउसवाइफ के बिना तो कुछ है ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके लिए भी पेड सैलरी होनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है कि हस्बैंड की सैलरी पूरी वाइफ के हाथ में जानी चाहिए। हाँ, तो जितने भी समझदार हस्बैंड है, प्लीज अपने वाइफ के हाथ में सैलरी रखो और अपना खर्चा मांगो। इससे ये भी जुड़ती है चीज़ कि मुझे लगता है जितने मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को सुना या हमारी ऑडियंस ने एस्ट्रोलॉजर को सुना होगा, वो भी इस बात की जिक्र करती हैं कि जितना भी पैसा है वो अपनी बीवियों के पास रखिए। ये बरकत अगर आपको सच में लाइफ में करनी है तो भाई अपनी सैलरी अपनी वाइफ के हाथ में दो। गृह लक्ष्मी ही घर को जला सकती है, और उनसे खर्चा मांगे तो देखिए बरकत कितनी होती है आपकी। एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं भी यही मानती हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने सिंगिंग का भी एक प्रोफेशन जिया है, आपने एडवोकेट का भी एक एक्सपीरियंस जिया है, टीचिंग में भी जिया है। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया आपको? सिंगिंग में। मैं क्योंकि बहुत मुझे नेचुरल रहती हूँ, और भगवान से जोड़ता है। भक्ति भी संगीत के द्वारा होती है, तो हम भक्ति संगीत भी करते हैं। और मतलब एक स्पिरिचुअल होने के लिए, कनेक्ट होने के लिए मुझे संगीत ही एक जरिया लगता है। मेडिटेशन के लिए भी संगीत है, क्योंकि मैंने तो पूरी लाइफ संगीत से इसीलिए जुड़ी रही क्योंकि मुझे मेडिटेशन के रूप में मैंने संगीत को अपनाया था। वो बात लगी कि संगीत ने मुझे अपना लिया उसके बाद, कि मुझे इसी में ही आगे बढ़ने का मौका मिला और ख्याति मिली, और एक पर्सनालिटी भी मेरी एज अ सिंगर के रूप में ही पूरी तरह से डेवलप हुई है। बाकी तो सिर्फ चलता रहा है। इस बीच ये भी आता है कि जब हम सिंगिंग के फेज में होते हैं और लिरिक्स की बात जब आती है, तो कभी कभी आपके साथ ऐसा नहीं होता कि हम बस गाना स्टार्ट कर रहे हैं और एट द एंड हम लिरिक्स भूल गए? ये तो सभी सिंगर्स भी जानते हैं कि हम लोग कई बार लिरिक्स भूल जाते हैं। तो उसमें डील कैसे करती हैं? रिपीट करते हैं, कुछ और बना लेते हैं। रुकना नहीं चाहिए, मुझे लगता है जब भी आप शो कर रहे हो रुकना नहीं चाहिए। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप गाना रियल परफॉर्मेंस पे गाने जा रहे हो और उस बीच लिरिक्स भूल जाओ?
बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल रियल है क्योंकि वहाँ हम इतना खोए होते हैं, संगीत एक खो के गा रहे होते हैं, भाई बिल्कुल। ऑडियंस के साथ होते हैं, कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो आप भूल भी जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे और डील कर लेते हैं। शुरू-शुरू में मुझे लगता था कि मैं भूल गई अब नहीं होता, अब मुझे यूज़्ड टू हो गया है कि पता है कि हम दूसरी लाइन गा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कॉम्पोज़िशन ही वही स्टेज पे बैठे-बैठे चेंज हो जाती है। मैं तो उसको भी सोचती हूँ ठीक है अब नई कॉम्पोज़िशन बन गई है, बिल्कुल। तो मतलब स्टेज शो जारी रहना चाहिए, हाँ। वो नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बीच में अगर हम बात करें कि जैसा कि आपने बताया कि आप 49 की एज पे आ गई हैं, 48 क्रॉस कर चुकी हैं और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है हर एक सेक्टर में। तो इस बीच कोई ऐसा टाइम आपका लाइफ में फ़ेज़ आया हो जब आपको लगा हो कि नहीं दिल दिमाग पूरा हिल गया या क्या करें आगे समझ नहीं आ रहा? कभी ऐसा कोई लाइफ में मोमेंट आया हो आपकी जब आपको लगा हो कि नहीं अब मैं हार रही हूँ, फिर आप मोटिवेट हुई हो उस चीज़ पे कि नहीं यहाँ पे रुकना नहीं है? जब मेरे तीनों बच्चे हो चुके थे और तब मुझे लगा कि नहीं लाइफ में मुझे भी कुछ करना है, तब मेरे लिए थोड़ा-सा टफ था क्योंकि हस्बैंड यहाँ पोस्टेड थे और मुझे दिल्ली जाके रहना था। बिल्कुल। तो वो एक स्ट्रगल का फ़ेस हो जाता है कि अकेले रहना और तीनों बच्चों को देखना और उनका एडमिशन, खुद का भी एडमिशन कि नहीं पढ़ना है। तो वो थोड़ा-सा क्योंकि हम लोग एक एज़ एन आईपीएस ऑफ़िसर की वाइफ़ आप बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ जीते हो। बिल्कुल, तो उसकी आदत आपको 8-9 साल में पड़ चुकी होती है। बिल्कुल। उससे बाहर निकल के आपको इंडिपेंडेंट लाइफ़ जीना और दुनियादारी में लोगों को फ़ेस करना, बाहर निकलना, वो थोड़ा-सा मेरे लिए टफ़ था टाइम और लेकिन हाँ भगवान मेरे साथ थे हुँ। और कहते हैं ना कि जब आप सोचो, सच्चे मन से चीज़ें करने लगते हो, कुछ बनना चाहते हो, बिल्कुल। तो आप कर ही लेते हो। ओके, ये तो रहा स्ट्रगलिंग फेज़। आपकी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पल जो रहा हो आपको लगा हो कि नहीं इससे खूबसूरत पल कुछ हो ही नहीं सकता, वो कौन-सा था? अभी तो आना बाकी है शायद। अच्छा, बेटियों की शादी है क्या? हाँ, हो सकता है। ओके, अभी तक के टाइम पर अगर बात की जाए तो कौन-सा था? सबसे खूबसूरत पल, हुँ। शादी का ही खूबसूरत पल होता है। शादी करते हुए सबसे ज़्यादा खुश होते हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल और आप तो चाहती भी थी मेरी शादी शादी कब हो होगी? जाए। ओके, ओके। हाँ, नहीं तो मेरी क्लास में मैं कमला कॉलेज से दीव से थी, हुँ। तो 5 अफ़गानीज़ थी और 5 नीग्रोज़ थी हमारी लाइफ़ में, हमारी क्लास ओके। में। हाँ, हाँ। तो ये हुआ कि जब उनको पता चला शादी हो रही है, बच्चे से तो हम लोग थे ही, हुँ। तो कि नहीं ये चाइल्ड मैरिज हो रही है। हुँ। उस वक़्त मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ वो चाइल्ड मैरिज है। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ 8-10 साल बाद कि यार वो सच में चाइल्ड मैरिज थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज जो लाइफ आपकी है, जिस मुकाम पर आप हैं, उसमें आपके हस्बैंड का क्या रोल है? क्या सपोर्ट है? पूरा ही रोल उन्हीं का ही है। 3 बच्चों के साथ उन्होंने मुझे भी पाला है साथ-साथ। बिल्कुल। क्योंकि अगर लाइफ़ में इतनी चीज़ें मैं अगर कर पाई हूँ, तो उनका वो एटीट्यूड कि लाइफ़ में कोई कुछ करना चाहता है, तो उसको वो मौका देना चाहिए और ये है कि उसके पास ज़िम्मेदारी भी आपको खुद लेनी चाहिए। तो वो भी मैंने धीरे-धीरे लेना सीखा है। कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। फाइनेंशियली भी नहीं होना चाहिए, इमोशनली भी नहीं होना चाहिए। जी। तो वो आपको सीखने की चीज़ है कि आपको वो मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है। आपसे आपके हस्बैंड ने कुछ सीखा? ये तो वही बताएँगे कि उन्होंने मुझसे सीखा है कि क्या किया है। अच्छा, वो उन आपको नहीं पता कि उन्होंने कभी बोला नहीं कि अरे ये चीज़ मुझे आपसे सीखने को मिली? मुझे नहीं लगता, ये मुझे ज़रूर लगता है अब कि हाँ, मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे आ चुकी हूँ 4-5 साल से, तो मुझे लगता है कि वो ग्रोथ उनकी अभी होना स्टार्ट हुआ है। ओके। वो ग्रोथ वो मैं एज़ एन फ़ील कर सकती हूँ कि बोला जी। नहीं जा सकता, हुँ। बट नाउ आई कैन सी कि नाउ ही इज़ ग्रोइंग नाउ। मुझे लगता है आज कंचन जी घर जाते ही सबसे पहले अपने हस्बैंड से यही पूछेंगी, ये बताइए आपने मुझसे कुछ कुछ सीखा है सीखा कि है? नहीं? यार ये सवाल सच में मुझे भी एक बार लगा कि अरे हस्बैंड ही बताएगा कि उसने मुझसे क्या सीखा है। क्योंकि वाइफ तो हमेशा कहती है सपोर्ट रहा, मैंने अपने हस्बैंड से ये सीखा, वो सीखा एंड ब्ला ब्ला बट हस्बैंड ने क्या सीखा क्योंकि जब इतनी मल्टी टैलेंटेड लेडी हो उनकी लाइफ में तो उन्होंने भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपसे गाना सीखा ही सीखा नहीं होगा। उन्होंने। एडवोकेट वो है नहीं है। लेकिन पुलिसिंग उनको आती है अच्छे से। अच्छा, लेकिन वो आप नहीं हो तो फिर वो आपसे तो सीखा नहीं है। हाँ। आज आप पूछेगा जाकर के। ज़रूर, खाना खाना भी नहीं बनाते, किचन में कभी एंटर नहीं करते हैं, ओके। तो अब मैं क्या सिखा सकती हूँ मैं सोच रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी सीख रहे होंगे आपसे। स्पिरिचुअलिटी की राह पर चल चुके हैं, हुँ। जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कम एज में आ जाना चाहिए और हम लोग जो कंडीशन किए जाते हैं कि हमको सामाजिक दुनिया में जीना है, शादी, बच्चे, तो हम उसमें इतना ज़्यादा फँस जाते हैं कि हम उस तरफ सोच नहीं पाते हैं।
तो क्या ये लोग बोलते हैं कि एक एज आती है 40 के बाद 45 के बाद तब हम अध्यात्म की ओर चल देते हैं, ये चीज़ है या एज मैटर नहीं करती, जब हमें उस चीज़ की समझ आती है हम उस राह पे चल देते हैं? वही मैं कह रही हूँ कि इसमें एज मैटर नहीं करता। स्पिरिचुअल लाइफ बहुत कम एज में भी बच्चे स्टार्टिंग से ही आ चुके होते हैं। बिल्कुल। वही कि हम लोगों को वो टाइम लगा, तो लेकिन ठीक है, जिस समय आए उस समय अच्छा बिल्कुल। स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना ज़रूरी है। हुँ, तो आप दिमाग दिल से अलाइन होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। कि आत्मा कुछ कह रही है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ बिल्कुल। कह रहा है। जब ये एक लाइन में आ जाते हैं तब हम स्पिरिचुअल राह पे होते हैं। बिल्कुल। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत जल्दी जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि अलाइनमेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है। बात जब यहाँ पे सक्सेसफुल की हो रही है तो मैं चाहती हूँ आप उन लेडीज़ को भी कुछ मैसेज दें अपनी तरफ से, जो है तो हाउसवाइफ लेकिन कुछ करना चाहती हैं, घर से नहीं निकल पाती हैं या उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उस चीज़ में वो कैसे बाहर निकल सकती है, कैसे खुद को स्टैंड कर सकती हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकती हैं? उनको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, बढ़ना है, और राहें भी खुद बनानी पड़ेंगी। स्टैंड लेना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है एज एन इंडिविजुअल। हुँ, तो वो अपनी बात को रखना और जो आप करना चाहते हो उसको एकदम क्लियर विजन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको घर भी देखना होगा और बाहर भी जाना है। बिल्कुल। तो ये तो मुझे लगता है कि उनको खुद ही अपने आप को कंडीशन करके वो चीज़ करनी चाहिए, सीखना चाहिए। मतलब हुँ, नहीं करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, बट मैं बिल्कुल। फिर भी कहूँगी कि इंडिपेंडेंट होना, लाइफ में बहुत ग्रो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एक ही जगह पे नहीं रहना जी, चाहिए, एक ही जैसी लाइफ नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना, लाइफ हमेशा बदलती रहती है। हुँ, तो आपको भी अपने आप को लाइफ बदलना में होता ग्रो है। करना, कि बिल्कुल। आप मुझे 5 साल पहले जैसा देखोगे वैसा आज नहीं हूँ, नहीं। 5 साल बाद मुझे ऐसा नहीं देखोगे। जी, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहीं रह के ग्रो कर रहे हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, और नहीं कर पा रहे हो कि रुके हो, तब आपको रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे। अच्छा, जब बात करियर ग्रो की हो रही है, तो इस बीच ऐसा टाइम भी आता है कि हमें कभी-कभी बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही होती हैं, लेकिन कभी कुछ कंडीशंस, अगर एज़ ए मैरिड वूमेन की हम बात करें, तो वो अपनी फैमिली को देख कर के भी चलेगी, उनका ससुराल भी होगा, उनकी बच्चे भी होंगे और उसके साथ में वो वर्किंग भी हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि उन्हें कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, बड़ी अपॉर्च्युनिटी, लेकिन वो कुछ कंडीशंस की वजह से उन्हें ग्रैब नहीं कर पाती हैं। तो उस टाइम पे उन्हें कैसे मैनेज करना है अपना घर और अपना जॉब? हर टाइम पे प्रायोरिटी रखनी चाहिए, और जब आपको कुछ करने की बारी आ रही तो खुद को भी प्रायोरिटाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो प्रायोरिटी पे रखो अपनी इच्छाओं को भी, अपने आप को पीछे रखकर सब लोगों को आगे रखना भी एक टाइम तक सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर अपने आप को आप खो भी देते हो। तो प्लीज़ अपने आप को खोना नहीं है, खुद को भी पाने के लिए आपको अपनी चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को भी आगे रखना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रायोरिटी रख के हम चलेंगे तो फिर कोई हर्डल नहीं आएगा, क्योंकि आपने सबसे आगे उसको रखा ही तो आप कर लोगे। बिल्कुल। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ज़िक्र किया था कि आप इस बार के कुंभ गई थीं। तो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए कि वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ की व्यवस्था पर, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी पर, प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ बताइए वो एक्सपीरियंस। स्नान इस बार का तो बहुत ही अच्छा था। हुँ, मैंने 14 को भी किया और ओके। 29 को भी किया। हुँ, तो स्नान तो अपने आप में अद्भुत होता है हुँ, वो। लेकिन ये है कि हाँ, बहुत भीड़ आ रही है वहाँ पर, और श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। हुँ, तो मैंने तो तब से भी ये कही थी कि स्नान के टाइम पे ना जाएं हुँ, और भीड़ से बचें, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ लोग आ रहे हैं और 20-20, 30-30 बिल्कुल, किलोमीटर चल रहे हैं, और वो आपकी आँखों के सामने होते हैं। तो वो देखा नहीं जाता है कि बिल्कुल, किस तरह से मदद की जाए, क्योंकि ना गाड़ी है वहाँ, उनको चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये थोड़ा-सा टफ सिचुएशन है, और जो वहाँ ट्रैफ़िक व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं मुझे हुँ, दिखी है, कि लास्ट टाइम तो बहुत अच्छा था, इस बार हो सकता है भीड़ की वजह से हो, कि मेरी गाड़ी भी हम लोग 20 घंटे तक फँसे रहे हैं। ओह! मतलब जाएँगे तो आपको जाम में फँसना ही पड़ रहा है। हुँ, और सबसे ज़्यादा प्रयागराज वालों की तरफ से ज़रूर मैं कहना चाहूँगी
कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो जा भी नहीं रहे मेले में, उनको भी अपने घर जाने के रास्ते पे रोक दिया जा रहा है कि आप नहीं जा सकते। वो शोर मचा रहे हैं कि भाई घर है मेरा, मुझे जाने दो। तो इसको टैकल करने की सिचुएशन वहाँ प्रॉपर होनी चाहिए कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी ना परेशानी में, इसी में गुजर रही है वो, कि जब तक मेला चलेगा वो लोग परेशान रहेंगे। अच्छा, इस बीच में आपने जब आप वहाँ पे रही हैं तो आपने देखा होगा कि हर्ष आचार्य, आईआईटी बाबा लोग को बहुत ज़्यादा उन्होंने वायरल किया। तो और कांटे वाले बाबा, अगर आपने वीडियो देखी होगी, उनको बहुत बेइज्जत किया एक लड़की ने, उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। तो एक्चुअल में वो लोग जो गए थे वो वहाँ पर विजिट करने गए थे, घूमने गए थे, या जिसको चाहा उसको उन्होंने वायरल कर दिया? ये लोग और उसको देख के जाने लगे कि मुझे भी फेम मिल जाएगा, क्या ऐसा भी था वहाँ पर? इस महाकुंभ की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हुई है और इस वक्त हम जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना हावी है और रील्स बनाने वाले स्पेशली। तो यंगस्टर्स इससे पहले कम आते थे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हुई है। तो और क्योंकि कह जिस तरह की आईआईटी बाबा हो गया और इस तरह की जो चीज़ें, मोनालिसा जैसे जो फेमस हुई है, तो वो तो एक होता नहीं कि इंस्टा पे रीलें वायरल हो फेमस जाती होके है। मूवी भी मिल गई उनको। तो ये कुंभ का एक लक है, वो हर कुंभ में जाके माला भी तो बेच रही थी, हाँ, तो बिल्कुल। वो एक अलग चीज़ है। बट ये है कि प्लीज़, आस्था का एक पर्व है ये। बिल्कुल। तो और इसकी अलग मान्यता, एक ऑरा ही अलग होता है जब आप कुंभ में जितने लोग गए हैं। एक डिवाइन पावर्स वहाँ पे, हर तरह की डिवाइन पावर्स वहाँ आप फील कर सकते हो जाके और स्नान करते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। वो एक्सपीरियंस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ सिर्फ आप रील बना रहे हो या रील देख रहे हो या रीलें वायरल हो रही है, उस पर फोकस होने के बजाय हम कुंभ की जो मेन, आप जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम है और अमृत स्नान वहाँ पे होता है, उसी पे फोकस रहिए। और कुंभ भी आपको बुलाता है, बिल्कुल। तो अगर परेशानी से जा रहे हैं लेकिन वहाँ स्नान बहुत अच्छे हो रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा स्नान अच्छा नहीं हुआ। तो ये वहीं की एक पावर है, वहाँ की डिवाइन जो पावर्स बीच है। में ये बोला जा रहा था कि वो भगदड़ हुई, उसकी वजह से आप सब लोग बोल रहे हैं अब आप यहाँ पर मत आइएगा बिल्कुल स्नान करने के लिए, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ उस टाइम पीरियड तक थी कि अभी भी वो चीज़ चल रही है? नहीं, अब नहीं होगा। अब वैसी सिचुएशन कुंभ में नहीं है, क्योंकि अब भीड़ नहीं है, अब मैनेज कर लिया गया चीज़ों को। उस वक्त शायद इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि वो मैनेजेबल नहीं रही थी, इस वजह से भगदड़ हुई थी। नहीं तो अब वैसी सिचुएशन नहीं है, काफ़ी कंट्रोल्ड में वहाँ सिचुएशन है। बस मैं ट्रैफिक का एक इशू बस मैं बोल सकती हूँ, अदरवाइज आप कुंभ जाओगे तो वहाँ इतनी भीड़ नहीं। लेकिन आज बताए, आज मैं देख रही थी रील्स में कि बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे गई है। तो इतना मुझे लगा कि अभी भी लोगों को 5 तक तो हमने ही रोक दिया था कि 5 तक मैंने भी बोला था कोई ना जाए 5 के बाद, तो 5 के बाद अब भीड़ उमड़ के आई है पूरी। तो मुझे लग रहा है इस बार तो अपना देश सारे लोगों को कुंभ करना ही है, हर किसी का कॉल मैसेज कि हमें कुंभ करना ही है। तो जाएं तो ध्यान से जाएं, अपनों से ना बिछड़े, क्योंकि लाखों लोग बिछड़ रहे हैं वहाँ पे। ये मैं हर किसी को जो जा रहा है उसको बता रही हूँ, प्लीज़ जिनके साथ जा रहे हो उनका ध्यान रखो आप, और बुजुर्ग हैं तो ध्यान रखें। वैसे वहाँ आपको अब सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल मिलेगी। अच्छा, आपने बोला कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें करियर को ग्रो करने में सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है? जो लोग बनाते हैं रील्स उनके लिए तो कहा जाएगा यस, क्योंकि पैसा कमाने का भी एक माध्यम है वो, बिल्कुल। लोगों की इनकम का माध्यम है। लेकिन ये है कि वो ही ज़रिया नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाँ, रील तो चलो जो इन्फ्लुएंसर है वो बना रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग प्रोफेशन में हैं, जो लोग अब डिजिटली भी बढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि अगर ये चीज़ मेरी सोशल मीडिया पे चल गई तो मेरा बिजनेस चल जाएगा या मेरा काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। वो तो क्या, एक हम लोग गुब्बारा फुलाते हैं ना और वो फट जाता है बाद में, वैसा होता है वायरल होना। क्योंकि होता भी है कि एक टाइम पे एक इंसान इतना ज़्यादा वायरल हो, फिर वो अचानक से गायब हो जाता है, फिर हम ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि जो इंसान अभी इतना वायरल हुआ था वो कहाँ गया। तो आप ये सोचो ना कितनी फास्ट लाइफ है। बिल्कुल, जितनी जल्दी वो ऊपर उठता है उतनी जल्दी वो गायब हो जाता है। तो आपको स्थिरता तो लानी ही पड़ेगी ना चीज़ों में। टैलेंट को प्लीज़ अभी भी मैं कहूँगी रील बनाने के बजाय टैलेंट पे वर्क करिए। आपके पास कोई टैलेंट है तो उस पे वर्क करिए और वो फिर हमेशा के लिए रहेगा। बिल्कुल।
तो ये थी कंचन मीना जी, जिनकी लाइफ से जुड़े हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, समझा, रोचक पल भी जाने, स्ट्रगल जो फेस किया वो भी जाना, और मुझे तो बहुत ज़्यादा उनके साथ मज़ा आया। और आई होप आप भी जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको इनकी लाइफ जर्नी देख करके उतना ही मज़ा आएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ स्टार 7 मीडिया पॉडकास्ट शो के साथ में। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक बार फिर से मस्त पर्सनैलिटी, बढ़िया पर्सनैलिटी के साथ में। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टार 7 मीडिया।